रेखा रेखा जी ने एक अगली डकलिंग से एक दीवा बनने का सफर कैसे तय किया, हम लोग इस सीरीज में यही सुन रहे हैं। अभी तक हमने रेखा जी के बचपन के बारे में सुना और जाना कि वो साउथ के मशहूर फिल्म एक्टर जेमिनी गणेशन जी और पुष्पावल्ली जी की बेटी थी। हमने ये भी जाना कि वो फिल्मों में आना नहीं चाहती थी, लेकिन उनकी माँ ने उन्हें 3 ऑप्शंस दिए थे और रेखा जी ने उनमें से फिल्में चुनी। रेखा जी की माँ पुष्पावल्ली जी जानती थी कि चाहे जेमिनी गणेशन जी अपनी पुत्री को स्वीकार करें या ना करें, किंतु पूरी मद्रास की फिल्म इंडस्ट्री ये जानती है कि भानु रेखा जेमिनी गणेशन जी की बेटी हैं। जेमिनी गणेशन जी तमिल, तेलुगु और कन्नड़ के बहुत बड़े स्टार थे। अगर वो चाहते तो रेखा जी के घर के आगे प्रोड्यूसर और डायरेक्टर लाइनें लगा देते, लेकिन वो किसी से कुछ भी नहीं कह रहे थे, बल्कि वो तो ये स्वीकार तक नहीं कर रहे थे कि भानु रेखा उनकी बेटी हैं। पुष्पावल्ली जी को और रेखा जी को फिल्मों में छोटे छोटे काम के लिए, छोटे छोटे रोल्स के लिए प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स के दरवाजे पर खड़े रहना पड़ता था। तब महिलाओं के लिए फिल्मों में काम करना सम्मानजनक नहीं समझा जाता था और पुष्पावल्ली जी तो केवल सम्मान की भूखी थी, पर उन्हें वो कहीं नहीं मिल रहा था। 14 साल की छोटी सी उम्र में भानु रेखा पुरुषों की गंदी निगाहों को झेलते हुए छोटे छोटे रोल पाने के लिए कई जगह जाया करती थी और उन्हें कई साइड रोल्स मिले भी। कुछ रोल्स उन्हें इसलिए भी नहीं मिले कि लोग डरते थे कि जेमिनी गणेशन जी नाराज ना हो जाएं। भानु रेखा इस सब से बहुत परेशान थी कि उनके नाम के कारण बहुत सारे लोग उन्हें रिजेक्ट कर रहे थे। कई लोग उन्हें हीरोइन मटेरियल ही नहीं मानते थे। तब रेखा जी ने उस छोटी सी उम्र में बहुत सोचने के बाद ये डिसीजन लिया कि इस गणेशन सरनेम से उन्हें कोई लाभ नहीं मिल रहा है और उन्होंने अपने नाम के आगे से वो सरनेम हटाने का फैसला लिया और सोचा कि वो अब केवल अपने नाम से फिल्में करेंगी और अपने लिए और अपनी माँ के लिए रिस्पेक्ट इसी नाम से पैदा करेंगी। उसी समय बॉलीवुड के फिल्म प्रोड्यूसर कुलजीत पाल जी ने 1968 में रेखा जी को जेमिनी स्टूडियो में देखा था। दरअसल वो तब अपनी फिल्म अनजाना सफ़र, जिसे बाद में दो शिकारी नाम से बनाया गया, उसकी कास्टिंग के लिए कुछ नए चेहरों की तलाश में थे और तभी उन्होंने वहीं पर कोने में बैठी थोड़े से भारी बदन की सांवली सी छोटी सी लड़की को देखा। उस लड़की में उन्हें एक मासूमियत, एक सादगी, एक अदा दिखी और उन्होंने पुष्पावल्ली जी से कांटेक्ट किया। जब वो रेखा जी से मिलने गए तो उन्होंने रेखा जी से कुछ सवाल जवाब किए, लेकिन रेखा जी ने सारे सवालों का केवल हाँ या ना में जवाब दिया। फिर पुष्पावल्ली जी के कहने पर कुलजीत जी ने रेखा जी को एक डायलॉग दिया जो कि रोमन भाषा में लिखा हुआ था, क्योंकि रेखा जी को हिंदी बिल्कुल नहीं आती थी। मगर थोड़ी ही देर में रेखा जी ने
हिंदी के उस डायलॉग को इतनी अच्छी तरह से डिलीवर किया कि ऐसा लगा जैसे वो हिंदी उनकी मातृभाषा हो। कुलजीत जी ने रेखा को अपनी फिल्म के लिए हीरोइन चुन लिया और उनसे कांटेक्ट कर लिया। और 1969 में 13-14 साल की छोटी सी बच्ची यानी रेखा जी तब के बम्बई और आज के मुंबई में आ गई और उन्होंने रहने के लिए चुना जुहू के अजंता होटल में एक कमरा। कुलजीत पाल के कांटेक्ट के हिसाब से रेखा जी को जो पैसे मिलने थे वो 25,000 रुपए पहली फिल्म के मिलने थे और फिर हर फिल्म में 25,000 रुपए के हिसाब से पैसे बढ़ते जाते। उसी समय रेखा जी को बहुत सारी फिल्में ऑफर होने लगी। रेखा जी की पब्लिसिटी हो रही थी और वो पब्लिसिटी अच्छी भी थी और बुरी भी। वो जेमिनी गणेशन जी की बेटी हैं, ये खबर उनके साथ साथ बम्बई तक आ गई थी। रेखा जी को बम्बई में बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। उन्हें वहाँ पे ना तो लैंग्वेज समझ में आती थी, ना वहाँ का खाना उन्हें अच्छा लगता था और दोस्त तो उनका कोई वहाँ पे था ही नहीं। एक 13-14 साल की बच्ची से आप और उम्मीद भी क्या कर सकते हैं जो अपना घर छोड़ करके एक दूसरी जगह पर चली आई है। रेखा जी ने एक बार कहा भी था, बॉम्बे was like a jungle and I had walked in unarmed. It was one of the most frightening phases of my life. I was totally ignorant of the ways of this new world. Guys did try and take advantage of my innocence and vulnerability. I did feel, what am I doing? I should be in the school having an ice cream fun with my friends. Why am I even forced to work, deprived of normal things that a child should be doing at my age? Every single day I cried because I had to eat what I didn't like, wear crazy clothes with sequins and stuff poking into my body. Costume jewelry would give me an absolute terrible allergy. Hairspray wouldn't go off for days even despite all my washing. I was pushed, literally dragged from one studio to another. A terrible thing to do to a 13-year-old child. यानी कि बम्बई रेखा जी को एक जंगल की तरह लग रहा था जहाँ पर वो बिना कोई हथियार लिए ऐसे ही चली आई थी और ये उनके जीवन का सबसे डरावना समय था। वो कह रही थी कि मैं बिल्कुल अनजान थी कि इस नई दुनिया के तौर तरीकों से। जो लोग थे, पुरुष थे, वो प्रयास करते थे और मेरा फ़ायदा उठाने की कोशिश करते थे। वो लोग मेरी मासूमियत का लाभ उठाने की कोशिशें करते थे और मैं सोचा करती थी कि मैं यहाँ क्या कर रही हूँ। मुझे तो स्कूल में होना चाहिए, अपने दोस्तों के साथ आइसक्रीम खानी चाहिए, एंजॉय करना चाहिए। मुझे ये सब करने के लिए मजबूर क्यों किया जा रहा है? मैं सामान्य जीवन क्यों नहीं जी सकती? और मैं रोज रोती रहती थी क्योंकि मुझे वो सब खाना पड़ता था जो मुझे खाना अच्छा नहीं लगता था। मुझे वो सब पहनना पड़ता था, वो ऊट पटांग कपड़े पहनने पड़ते थे जो पहनना मुझे अच्छा नहीं लगता था। उन कपड़ों में सितारे लगे होते थे और तरह तरह की ऐसी चीज़ें लगी होती थी जो मुझे चुभती थी। जो जेवर थे, कॉस्ट्यूम ज्वेलरी थी, वो मुझे एलर्जी दे देती थी। मेरे बालों में जो स्प्रे डाला जाता था उसे मैं धोती रहती थी लेकिन वो मेरे बालों से बाहर नहीं आता था। तो एक 13 साल की बच्ची के लिए ये एक बहुत ही डरावना अनुभव था।
सच में एक छोटी सी 13-14 साल की बच्ची के लिए ये एक बहुत भयानक अनुभव होगा और ये उनके सारे जीवन को स्कार कर गया होगा। कोई सोच भी नहीं सकता है कि एक छोटी सी बच्ची कैसे उस सिचुएशन में कोप करेगी। खैर, रेखा जी को कई फिल्में ऑफर हुई, हालांकि लोग उनका मजाक भी उड़ाते थे। कुलजीत पाल जी ने एक बार बताया था कि कई लोगों ने उनसे ये तक कहा था कि क्योंकि तुम अफ्रीका से आए हो इसलिए तुम्हें ये लड़की पसंद आ गई। पर रेखा जी ने जो रोल उनके सामने आया उसे स्वीकार करना शुरू कर दिया और 1 महीने के अंदर उनके पास 4 बड़ी फिल्में थीं, जिनमें से मोहन सहगल जी की सावन भादों भी थी। वो फिल्म थी नवीन निश्चल जी के साथ। रेखा जी बॉलीवुड की सामान्य हीरोइनों की तरह नहीं थी। वो थोड़ी सी सांवली थी और थोड़ी सी भारी शरीर की भी थी, लेकिन वो सारी की सारी फिल्में स्वीकार करती जा रही थी। अपने बारे में उन्होंने खुद कहा था, I was called the ugly duckling of Hindi films because of my dark complexion and South Indian features. I used to feel deeply hurt when people compared me with the leading heroines of the time and said I was no match for them. I was determined to make it big. यानी कि उन्हें उस समय की हीरोइंस के साथ कंपेयर किया जाता था और उनका मजाक उड़ाया जाता था। तब वो कहती हैं कि उन्होंने अपने मन में ठान लिया था कि वो सबको दिखा देंगी कि वो कितनी खूबसूरत हैं और कितनी अच्छी एक्टिंग करती हैं। उनके अंदर बहुत स्ट्रॉन्ग विल पावर थी। उन्हें उसी समय संजय खान जी के साथ हसीनों का देवता फिल्म भी ऑफर हो गई। 1 महीने के अंदर ही उनके पास 4 बड़ी फिल्में थी और उन्होंने अपना हर फिल्म में नाम रखा रेखा, केवल रेखा। उन्होंने अपने नाम के आगे से अपना सरनेम हटा दिया था और अब वो रह गई थी सीधी साधी रेखा। उस समय हिंदी फिल्मों में किसिंग सीन्स नहीं दिखाए जाते थे और बहुत बोल्ड सीन्स भी नहीं दिखाए जाते थे। अगर कोई किसिंग सीन होता भी था तो उसमें पेड़, फूल, पंछी ये सब चीज़ें दिखा करके उसका आभास मात्र दिया जाता था। महबूब स्टूडियो में फिल्म अनजाना सफ़र की शूटिंग चल रही थी। उस फिल्म के डायरेक्टर और सिनेमेटोग्राफर थे राजा नवाठे। कहते हैं कि फिल्म के पहले ही शेड्यूल में कुलजीत, राजा नवाठे और फिल्म के हीरो विश्वजीत ने एक प्लान बनाया जिसमें कि रेखा को शामिल नहीं किया। उस दिन रेखा और विश्वजीत पर एक रोमांटिक सीन फिल्माया जा रहा था और जैसे ही फिल्म के डायरेक्टर ने एक्शन कहा, विश्वजीत जी ने रेखा को अपनी बाहों में ले लिया और उनको किस करने लगे। रेखा जी एकदम स्तब्ध रह गईं। वो किस सीन में मेंशन नहीं थी और रेखा जी को पता भी नहीं था कि ऐसा कोई सीन फिल्माया जाएगा। जब तक डायरेक्टर ने कट नहीं कहा तब तक विश्वजीत रेखा जी को किस करते रहे। रेखा जी बिल्कुल स्तब्ध हो गई थी और बहुत परेशान हो गई थी। जो यूनिट के लोग थे वो सब इस चीज़ का आनंद ले रहे थे। रेखा जी रो देने की कगार पर थीं। बाद में विश्वजीत जी ने इस
सीन पर और इस प्लान पर खेद प्रकट किया था और कहा था ये सब राजा नवाठे जी का आइडिया था और ये सीन फिल्म के लिए जरूरी था। लेकिन रेखा जी को बहुत बुरा लगा। उन्हें ऐसा लगा जैसे उन्हें चीट किया गया है और एक्सप्लॉइट किया गया है, पर उन्होंने एक शब्द भी नहीं बोला क्योंकि वे जानती थी कि अगर उन्होंने कुछ भी कहा तो उन्हें फिल्म से निकाल दिया जाएगा और उनका कैरियर शुरू होने के पहले ही खत्म हो जाएगा। कहते हैं कि फिल्म इंडस्ट्री ने इस बात को बहुत गलत ढंग से लिया। लोगों को लगा कि रेखा जी किसी भी बोल्ड सीन के लिए राजी हो सकती हैं और उनका फ़ायदा उठाया जा सकता है, और इसमें बहुत सा सहयोग फिल्म मैगजीन्स ने किया, जिन्होंने बहुत सी ऊट पटांग खबरें सोर्सेस के आधार पर इधर उधर से रेखा जी के बारे में छाप दी। उनके ऊपर बोल्ड इमेज का ठप्पा लगा दिया गया, यहाँ तक कि उन्हें सेक्स किटन भी कहा जाने लगा। एक 14 साल की छोटी सी बच्ची को, जो जानती भी नहीं थी कि दुनिया कैसी है, उसके आसपास के लोग कितने खतरनाक हैं, जो उसको खा जाने के लिए मगरमच्छ की तरह मुंह फैलाए खड़े हैं। हालांकि एक इंटरव्यू में कुलजीत पाल ने कहा था कि रेखा जी को इस सीन के बारे में सब कुछ मालूम था, अगर वो चाहती तो इसे ना करती। कहते हैं उस समय फिल्म इंडस्ट्री में ये सब आम बात थी। जो चाइल्ड आर्टिस्ट हीरोइंस होती थी, उनमें से बहुतों को अब्यूज किया गया था, और आज भी बॉलीवुड के किस्से हम सब लोगों से छिपे नहीं हैं। तो रेखा जी को एक कनिंग और बोल्ड एक्ट्रेस के रूप में प्रोजेक्ट किया जाने लगा। अगर वो किसिंग सीन करने के लिए वो एग्री भी हुई थी, तो 14 साल की एक बच्ची को कितनी समझ होती है, और सच क्या है ये तो वही लोग जान सकते हैं जो उस समय उस सब में इन्वॉल्व थे। खैर, इस किसिंग सीन की कंट्रोवर्सी से रेखा जी काफ़ी फेमस हो गई, और इसको लेकर के लाइफ मैगजीन ने भी एक कवरेज की, जिसमें कि रेखा जी को भी फीचर किया गया। लाइफ मैगजीन में आने से रेखा जी का कैरियर बहुत ज़्यादा बूस्ट कर सकता था। तो उस लाइफ मैगजीन में रेखा जी के और विश्वजीत के किसिंग सीन के फोटोग्राफ्स भी प्रकाशित किए गए, और उसके बाद रेखा जी को एक सेक्स सिंबल की तरह देखा जाने लगा। इसके बाद कुलजीत जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आयोजित की। रेखा जी की ये पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, और लोग उनका इंटरव्यू लेने के लिए बेताब हो रहे थे और सुनना चाहते थे कि वो क्या बोलती हैं उस किसिंग सीन के बारे में। तो रिपोर्टर्स ने रेखा जी से पूछा कि क्या आप किसिंग के फेवर में हैं? रेखा जी ने जवाब दिया हाँ। तो रिपोर्टर्स ने उनसे पूछा इन विच सिचुएशन? तो रेखा जी ने कहा व्हेन द हीरोइन इज वेयरिंग स्लैक्स। अब ये कहना मुश्किल था कि ये बेवकूफ़ी भरा उत्तर था या बड़ा स्मार्ट उत्तर था, लेकिन रेखा जी पूरे समय मुस्कुराती रही। लोगों ने उनसे पूछा कि आप हिंदी फिल्मों में क्यों आई, और रेखा जी का जवाब था क्योंकि तमिल, तेलुगु और मलयालम में वो लोग ज़्यादा पैसे नहीं देते।
सारे लोग हंस पड़े उनकी बच्चों जैसी इस इनोसेंस को देख करके। और रेखा जी एकदम से फिल्म रिपोर्टर्स की फेवरेट हो गई, क्योंकि वो बहुत बोल्ड भी थी और बहुत नाइव भी, और वो एकदम से सेंसेशन बन गई। फिर उन्हें एडवर्टीजमेंट भी मिलने लगे। उनके एक एड को डायरेक्ट किया था श्याम बेनेगल जी ने। गोल्ड स्पॉट के इस एड में 14 साल की छोटी सी रेखा जी ने कमाल कर दिया था। श्याम बेनेगल जी ने उस एड फिल्म को याद करते हुए बताया था कि वो बहुत छोटी थी, शायद 14-15 साल की, लेकिन कॉन्फिडेंस उनके अंदर भरा हुआ था और वो बहुत अट्रैक्टिव लगती थी। सावन भादो में नवीन निश्चल जी के साथ उनका पेयर था। जब नवीन निश्चल जी ने रेखा जी को देखा तो उन्होंने मोहन सहगल जी से कहा कि आप ये नमूना कहाँ से लेकर के आए हैं सहगल जी, इतनी काली कलूटी। और वो रिमार्क तब के गॉसिप कॉलम्स में खूब छपा और रेखा जी को मजाक का निशाना बनाया जाने लगा। नवीन निश्चल जी बहुत गोरे चिट्टे थे और रेखा जी सावली थी, तो उन्हें ऊपर से नीचे तक पूरा का पूरा पेंट कर दिया जाता था गुलाबी रंग में। और दिनों को याद करते हुए जयश्री टी ने एक बार कहा था, जो उस फिल्म में थी, कि उस समय तक रेखा जी को मेकअप के बारे में बिल्कुल पता नहीं था। वो जो मेकअप आर्टिस्ट थे उनके ऊपर पूरी तरीके से निर्भर रहती थी। उन्हें ब्लीचिंग और वैक्सिंग के बारे में भी कोई अंदाजा नहीं था। उसी समय विग लगाने का बहुत ज्यादा फैशन था और रेखा जी के अपने बाल बहुत घने और सुंदर थे, लेकिन विग लगाने की वजह से उनके बाल काट दिए गए। उससे रेखा जी को बहुत दुख हुआ। लेकिन सावन भादो खूब चली और जब शूटिंग स्टार्ट हुई तो नवीन निश्चल जी ने और बाकी सब लोगों ने रेखा जी की एक्टिंग स्किल्स देखी और उनके कायल हो गए। और फिर नवीन निश्चल जी और रेखा जी की बहुत अच्छी दोस्ती भी हो गई। सावन भादों का गाना कान में झुमका बहुत हिट हुआ था। जब सावन भादो फिल्म का प्रीमियर हुआ था तो शशि कपूर जी ने रेखा जी को देख करके कहा था, हाउ इज दिस डार्क प्लम एंड गाउची एक्ट्रेस एवर गोइंग टू मेक इट। लेकिन उनकी पत्नी जेनिफर जी ने उनसे कहा था कि तुम देखना, आगे चल करके ये लोगों की बहुत चहेती हो जाएगी और बहुत फेमस होगी। और सच में सावन भादों की सक्सेस के बाद बहुत फेमस हो गई। कहते हैं एक समय रेखा जी को लेकर के लगभग 25 फिल्में फ्लोर पर थीं और रेखा जी शायद न्यूज में बने रहने के लिए या अपनी इनोसेंस की वजह से बहुत ही बोल्ड इंटरव्यूज देती थी। लेकिन ऐसे इंटरव्यूज से उनकी इमेज को बहुत धक्का लगता था और उन्हें बहुत ही बोल्ड माना जाने लगा था। कहते हैं फिल्म एक बेचारा की शूटिंग के दौरान, जिसमें उनके साथ जितेंद्र काम कर रहे थे और वो तब तक विवाहित नहीं थे, रेखा जी और जितेंद्र के बीच अफेयर चलने लगा। रेखा जी को पहली बार एहसास हुआ कि इस इंडस्ट्री में भी कोई एक ऐसा व्यक्ति है जो उनकी रिस्पेक्ट करता है और उन्हें सम्मान दे रहा है। रेखा जी खुलकर अपने और जितेंद्र जी के बारे में बताने लगी और फिर एक बेचारा की सफलता के बाद आई अनोखी अदा। मगर
जितेंद्र के पहले से एक गर्लफ्रेंड थी, शोभा जी, और जितेंद्र जी ने उन्हीं से शादी कर ली। रेखा जी का दिल टूट गया। फिर 1971 में फिल्म इंडस्ट्री में आए विनोद मेहरा जी के साथ उनकी मुलाकात हुई और रेखा फिर से प्यार में पड़ गई। वो उन्हें प्यार से विन विन कहती थीं। विनोद मेहरा बहुत ही सज्जन थे और वो शायद रेखा जी को प्यार भी करते थे। कहते हैं उन दोनों का रिश्ता इतना गहरा था कि विनोद जी की बहन की शादी में रेखा जी अनऑफिशियल होस्टेस की तरह से थीं। रेखा जी इस रिश्ते के बारे में भी बहुत बोल्ड थीं और उन्होंने कई इंटरव्यूज में इसका जिक्र भी किया। जब कभी मीडिया रेखा जी को परेशान करता था तो विनोद मेहरा जी उनकी रक्षा के लिए हमेशा आगे आते थे। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन यहाँ पर भी एक समस्या थी और वो समस्या थी कमला मेहरा, विनोद मेहरा जी की माँ। रेखा जी के बोल्ड इंटरव्यूज की वजह से उनकी इमेज बहुत ही तेज तर्रार और बोल्ड लड़की की बनी हुई थी और विनोद मेहरा जी की माँ चाहती थी कि उनकी बहू सीधी सादी घरेलू महिला हो। और फिर रेखा जी के साथ उनके पिताजी का भी इतिहास जुड़ा हुआ था। तो कमला मेहरा जी बिल्कुल भी नहीं चाहती थी कि रेखा जी उनके घर की बहू बने। रेखा जी ने बहुत प्रयास किया एक अच्छी बहू बनने के लिए, यहाँ तक कि उन्होंने कमला मेहरा जी के लिए फिश करी तक बनाई और वो उन्हें मम्मी कहती थी। मगर ये सब भी कमला मेहरा जी को खुश नहीं कर सका। विनोद मेहरा जी के साथ भी उनके कुछ झगड़े हुए और इस सब के बीच कहते हैं कि 1973 में रेखा जी ने आत्महत्या करने का प्रयास किया। इस सब से पूरी फिल्म इंडस्ट्री, जिन प्रोड्यूसर्स के पैसे लगे हुए थे रेखा जी पर, वो सब सकते में आ गए और बाद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गया कि ऐसा फूड पॉइजनिंग की वजह से हुआ था। र्यूमर्स तो यहाँ तक हुई कि रेखा जी और विनोद मेहरा जी ने शादी कर ली थी और ये शादी मौसमी चटर्जी जी के पति ने, बाबू ने करवाई थी। वो कलकत्ता के एक मंदिर में हुई थी। लेकिन जब विनोद मेहरा जी और रेखा जी घर पर पहुँचे तो वहाँ पर उनकी माँ ने बहुत नाटक किया और कहते तो यहाँ तक की हैं कि कमला मेहरा जी ने शायद रेखा जी को फिजिकली अब्यूज़ भी किया और उन्हें मारा भी। पता नहीं क्या हुआ होगा, मगर देखने वाले बताते हैं कि रेखा जी रोती हुई लिफ्ट में चली गई। हालांकि 2004 में दिए एक इंटरव्यू में रेखा जी ने इस शादी से बिल्कुल इनकार कर दिया। इस बीच रेखा जी ने बहुत सारी फिल्में की और इसी समय 1973 में ऋषिकेश मुखर्जी जी की फिल्म नमक हराम में वो आई अमिताभ बच्चन के साथ। मगर इस फिल्म में उन दोनों के कोई सीन भी एक साथ नहीं थे। फिर 1974-75 में उनका किरण कुमार जी के साथ भी रोमांस चला। वो उन्हें किन किन कहती थी। कहते हैं रेखा जी जब प्यार में होती थी तो उनके लिए और कोई चीज़ भी मैटर नहीं करती थी। लेकिन यहाँ भी वही हुआ जो हमेशा से होता चला आया था। किरण कुमार के पिताजी जीवन, जो कि एक कश्मीरी पंडित थे, उन्होंने इस रिश्ते से इनकार कर दिया। कारण वही रेखा जी की बोल्डनेस और उनके साथ साए की तरह लगा हुआ उनका अतीत।
अभी तक रेखा जी अपने फिल्मी कैरियर के बारे में बिल्कुल भी सीरियस नहीं थी। वो फिल्में बस करती जा रही थी। वो सेट पर देर से आती थी, अपने डायलॉग्स ठीक से याद नहीं करती थी और बिल्कुल भी परवाह नहीं करती थी कि लोग उनके बारे में क्या कह रहे हैं। और ऐसा हो भी रहा था तो उसका कारण ये था कि रेखा जी अभी एक बच्ची थी और वो सामान्य लड़कियों की तरह से जीवन जीना चाहती थी। वो काम के प्रति बिल्कुल भी सीरियस नहीं थी। उन्होंने खुद कहा था, आई ट्रीट वर्क एज इफ इट इज फन। आई बंक शूटिंग लाइक गर्ल्स बंक कॉलेज, ओनली दे पे मनी टू द कॉलेजेस, इन माई केस प्रोड्यूसर्स पे मी मनी। आई वॉज daring, but I was also petrified of those producers tracing me, hunting for me, phoning me. I would hide at a friend's place and next day pretend to be sick on the sets. कहने का मतलब ये कि जैसे बच्चे स्कूल जाने से बचते हैं, लड़कियां अपने दोस्तों के घर जाके छिप जाती हैं, वैसे ही रेखा जी भी काम को सीरियस ना लेकर के अपने काम को बस केवल एक मनोरंजन का तरीका समझ रही थी और लाइफ को एंजॉय कर रही थी। 1972 में रेखा जी होटल अजंता को छोड़ करके जुहू के बीच अपार्टमेंट में चली गई। तब उनकी उम्र केवल 18 साल की थी। उसी बिल्डिंग के एक फ्लैट में जया जी भी रहती थी और रेखा जी जया जी को दीदी भाई कहती थी। जया जी रेखा जी को लाइफ और कैरियर के बारे में सलाहें देती थी, यानी कि एडवाइस देती थी। यहीं पर रेखा जी दीदी भाई के यानी जया जी के बॉयफ्रेंड अमिताभ बच्चन जी से मिली। 3 जून 1973 को अमिताभ और जया की शादी में रेखा जी को नहीं बुलाया गया और रेखा जी को इसका बहुत बुरा लगा। उन्होंने एक बार कहा भी था, There was a time when I looked on Jaya as a sister. I used to think she was genuine because she often spoke very seriously and gave me lots of loving advice. But now I realize that Jaya is a general advisor to every Tom, Dick and Harry. All she wants to do is to dominate people, and that too for only as long as it suits her. यानी कि उन्होंने कहा कि मुझे जया जी बहुत पसंद थी, मैं उन्हें अपनी बहन की तरह मानती थी। मुझे लगता था कि वो जो एडवाइस देती हैं वो बहुत सच्ची है, मगर मुझे अब समझ में आया कि वो हर किसी को सलाह देती फिरती हैं। वो केवल ये चाहती हैं कि वो लोगों को डोमिनेट कर सकें और वो भी तब तक जब तक कि उन्हें सही लगता है। फिर 1976 में दुलाल गुहा जी ने एक फिल्म बनाई, 2 अनजाने, जिसमें उन्होंने अमिताभ बच्चन जी के साथ लिया रेखा जी को और यहीं से रेखा जी के जीवन में आ गया एक बहुत खूबसूरत मोड़ और वो एक अगली डकलिंग से एक खूबसूरत डीवा बनने के सफ़र पर चल पड़ी। इसके आगे की कहानी अगले अंक में सुनेंगे। अगर आपको रेखा जी की जीवन कहानी पसंद आ रही है तो कृपया इसे लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट करके अपनी राय भी बताइए।